हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी है, तो बच्चे बिल्कुल अच्छे से देख इन लेक्चर्स को। हो सकता है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट आपको ये करें। तो देखिए, आज जो अपना है वो है इलिप्स का लास्ट लेक्चर, जिसमें अपन देखेंगे इसके हाइलाइट्स। मतलब कुछ चीजें हैं जो अपने को ध्यान में रखना होता है, याद रखना होता है, तो बहुत जल्दी कोई क्वेश्चन कर पाओगे और इनमें ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती। ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देख रहे हो ना, परवल्ले में जैसे मैंने लिखाया था वैसे ही मैं दीर्घवर्त में लिखा रहा हूं, वैसे ही मैं अति परवल्ले में लिखाऊंगा। तो अगर आप एक बार ध्यान से देख लेते हैं ना इन तीनों को, तो ऐसे लगेगा अच्छा अरे ये तो कुछ है ही नहीं। तो और बाकी इतने ज्यादा यूजफुल हो सकते हैं ये कुछ क्वेश्चंस में, जिस क्वेश्चन में लग रहा हो सकता है वो क्वेश्चन आपसे हो ही ना ऐसे। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक दो तो ऐसा बताऊंगा जिन पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। क्या तैयार है? तो बिल्कुल बच्चे, चलिए देखो, वो सेम ही होंगे। हाइलाइट्स फॉर ऑल इलिप्स। इलिप्स चाहे कैसा भी हो बच्चे, इलिप्स चाहे कैसा भी हो, ये सभी के लिए लगेगा, चाहे रोटेटेड हो, शिफ्टेड हो, कुछ भी हो, सभी के लिए। तो एक लाइन तो एक ही है, किसके लिए है? सभी के लिए। और ये जो पहला है ना वो सेम ही है बच्चे। देखो, दीर्घवर्त की किसी भी नाभीय जीवा के खंडों का हरात्मक माध्य अर्धनाभिलंब के बराबर होता है। तो दीर्घवर्त के नाभीय जीवा के खंडों का हरात्मक माध्य, जैसे दीर्घवर्त कैसा भी हो, दीर्घवर्त कैसा भी हो, इसकी जो नाभीय जीवा है इसके खंडों का, ये F1 मान लो, ये P मान लो, ये Q मान लो। तो नाभीय जीवा के खंड कौन होते हैं? PF1 एंड QF1, PF1 एंड QF1, ये हो गए खंड। इनका जो हरात्मक माध्य है वो इसके किसके बराबर आएगा? अर्धनाभिलंब। अब इसका अर्धनाभिलंब जानते होंगे आप, या तो 2b² होता है या तो 2a² होता है। याद है क्या? अरे अगर a बड़ा हो तो ये वाला होता है अर्धनाभिलंब, अगर a ग्रेटर देन b हो तो ये होता है। अब अर्ध बोला है मतलब इसका आधा, ये तो होता है नाभिलंब, इसका आधा करना पड़ेगा अपने को, और b ग्रेटर देन a हो तो ये होता है। तो अब इसका आधा करना पड़ेगा, तो आधा करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा? यहां पे 1 और यहां पे भी 1, अर्धनाभिलंब। यहां से क्या आएगा? अर्धनाभिलंब। नाभिलंब ये होता है 2b²a 2a²b, तो इसका आधा कर दो तो अर्धनाभिलंब। तो अर्धनाभिलंब होगा वो किसके बराबर होगा? इनका हरात्मक माध्य। अब हरात्मक माध्य इनका निकालना आता होगा अपने को, क्यों बच्चे? आता है ना? बिल्कुल। तो अर्धनाभिलंब बराबर, मैं इसको अर्धनाभिलंब भी लिख देता हूं, नाभिलंब बराबर 2pf1 इंटू QF1 अपॉन PF1 प्लस QF1। याद है क्या ये चीज? तो ये आ जाएगा अर्धनाभिलंब। और ये सबके लिए बच्चे, परवलय, अति परवलय और अरे दीर्घवर्त के लिए तो है ही है, तो सबके लिए है बच्चे ये। और तीनों में सेम स्टेटमेंट चलेगा, और इस पे हो सकता है आपको 3-4 क्वेश्चंस दिख जाए, तो बहुत अच्छे से याद कर लो। अगर नाभीय जीवा के खंडों, नाभीय जीवा के खंडों की बात हो रही हो तो पक्का ये लग ही जाएगा। क्या बात क्लियर है? दूसरा, ये भी तीनों के लिए है। किसके लिए? परवलय में सेम टू सेम देखा था, अति परवलय में भी होगा और इसमें भी है। तो क्या बोल रहे हैं? दीर्घवर्त की किसी भी स्पर्श रेखा, दीर्घवर्त की किसी भी स्पर्श रेखा का, तो दीर्घवर्त बनाते हैं, चलो अच्छा बनाते हैं इस बार। दीर्घवर्त की किसी भी स्पर्श रेखा का, एक स्पर्श रेखा खींचते हैं जनाब, इसमें किसी भी स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु, तो एक तो ये स्पर्श रेखा खींच ली, स्पर्श बिंदु तो आ गया ये, और नियता के बीच बना खंड। नियता इसकी इधर आएगी एक, और एक इधर भी आएगी भाई, दो नियताएं होगी। ये नियता है इसकी, और ये भी नियता है, और इसकी नाभियां भी होंगी दो। ये F1 कहीं, यहां पे कहीं F1 होगी और यहां पे कहीं F2 भी होगी। तो स्पर्श बिंदु और नियता के बीच बना खंड, मतलब देखो ये स्पर्श बिंदु आ गया और ये नियता आ गई, तो इसके बीच में जो ये खंड बना है संगत नाभि। अब देखो यहां पे संगत नाभि आया है, मतलब नाभि पर समकोण बनाता है। तो यहां पे होगा, देखो बच्चे, एक नियता ये है, इसकी नाभि है, तो ये क्या होगा कि
यह वाला खंड तो यहां 90 डिग्री बनाएगा, ये वाला जो खंड है वो तो यहां 90 डिग्री, और जो ये स्पर्श बिंदु और इस नियता को लेंगे तो ये कहां पे 90 डिग्री बनाएगा बच्चे, यहां पे। क्या ये बात क्लियर है? देख बच्चे ध्यान से सुन, ये स्पर्श रेखा थी, इसका स्पर्श बिंदु, ये स्पर्श बिंदु, ये ना स्पर्श बिंदु और नियता के बीच बना खंड, ये खंड संगत नाभि, ये वाला खंड इस पे 90 डिग्री बनाएगा और ये वाला खंड इस वाले पे 90 डिग्री बनाएगा। अब तुम बोलोगे सर इसका यूज कैसे करेंगे सर, क्या यूज आएगा इसका, हाँ क्या यूज आएगा सर इसका, बताओ तो सही तुम। तो देखो बच्चे ये तो समझ में आ गया थ्योरी वाला, अब यूज क्या आएगा तो देखो वो मैं बताता हूं। अगर इसको आप ए बोल देते हो, इसको बी बोल देते हो, अगर आप बाई चांस ए बी को व्यास मान के वर्त बनाते हो, नहीं गड़बड़ हुआ, मतलब एपी को व्यास मानकर वर्त बनाते हो तो वह यहां से गुजरेगा, और अगर आप इसको पीबी को व्यास मान के वर्त बनाते हो तो वो यहां से गुजरेगा। तो ये बात देखो, इसका यूज कर सकते हो, मतलब 90 डिग्री बन रहा है तो इसको व्यास मान के वर्त बनाओगे तो वो यहां से गुजरेगा, इसको व्यास मान के वर्त बनाओगे तो वो यहां से गुजरेगा। क्या ये बात क्लियर है? पक्का? तो ध्यान से देख लो बच्चे, इसको बहुत अच्छे से देखना, तो ऐसी चीजें अपने काम आती है। और यही अगर अब कोई स्पर्श रेखा यहां काट रही हो तो उसके लिए अलग चीजें होंगी। तो बात यह है कि ऐसी चीजें याद है तो अपन फटाक से क्वेश्चन कर पाएंगे। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल बच्चे अच्छे से ध्यान रखना इस चीज को। हाँ मतलब नाभि स्पर्श बिंदु और नियता के बीच बना खंड नाभि पे समकोण बनाता है, दैट्स ऑल। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल। अच्छा सर इसका प्रूफ, सर प्रूफ यार बहुत सिंपल है, ये बिंदु अपने आप आ जाएगा, ये बिंदु है ही, ये बिंदु है ही, इसका m1 और इसका m2 -1 कर लेना, अपने आप काम हो जाएगा। क्लियर? चलो तो आगे चलते हैं। ये परवलय में भी था, ये सेम तीसरा पॉइंट यही था, परवलय में भी, यहां पे भी यही, और दीर्घवर्त में भी, अति परवलय में भी यही रहेगा। तो देखो फिर से देखो ध्यान से, दीर्घवर्त की किसी भी स्पर्श रेखा पर, देखो दीर्घवर्त की किसी भी स्पर्श रेखा पर, दीर्घवर्त लो आप, तो इसकी कोई भी स्पर्श रेखा लो, ज्यादा बड़ा हो गया, ये दीर्घवर्त लिया, इसकी कोई भी स्पर्श रेखा लो, ये स्पर्श रेखा ले ली साहब। अब इस पर नाभियों से डाले गए लंब, नाभि से इस पे लंब डाल दो, ये नाभि है, इससे इस पे लंब डाल दो, तो ये लंब डाल दिया, और इससे इधर वाली से इस पे लंब डाल दो, ये लंब डाल दो। तो नाभियों से डाले गए लंब, देखो दीर्घवर्त के किसी भी स्पर्श रेखा पर नाभियों से डाले गए लंबों के पाद दीर्घवर्त के सहायक वर्त पर स्थित होंगे। अब ये सहायक वर्त परवलय के लिए क्या था? परवलय के लिए क्या था? टीएबी था। परवलय के लिए ये बच्चे क्या था? टीएबी। मतलब जो टीएबी परवलय के लिए शीर्ष पर स्पर्श रेखा थी, वो यहां क्या बन गया? सहायक वर्त बन गया। जो परवलय के लिए शीर्ष पर स्पर्श रेखा काम कर रही थी, वो यहां पे कौन काम करेगा? सहायक वर्त काम करेगा। क्या बात क्लियर है? ध्यान से बच्चे, जो परवलय के लिए टीएबी काम कर रही थी, वो यहां पे कौन काम करेगा? सहायक वर्त। मतलब दीर्घवर्त की किसी भी स्पर्श रेखा पर नाभियों से डाले गए लंबों के पाद दीर्घवर्त के सहायक वर्त पे होते हैं। और ये परवलय में क्या था? डाले गए लंबों के पाद टीएबी पर होते हैं। बस इतना सा फर्क था। मतलब सहायक वर्त आप जानते हैं ना, ये वाला वर्त, अरे ये वर्त इसका सहायक वर्त होता है ना बच्चे, इसकी अरे सहायक वर्त तो पता है ना बच्चे? हाँ, दीर्घ अक्ष को व्यास मानकर बनाया गया वर्त सहायक वर्त है। तो ये सहायक वर्त है बच्चे, ठीक है क्या? तो इसी स्टेटमेंट को मैं कैसे बोल सकता हूं दूसरे तरीके से? देखो, अगर आप नाभि से किसी भी स्पर्श रेखा पे लंब डालोगे तो वो कहां जाएगा? सहायक वर्त पे। इसी चीज को मैं दूसरे तरीके से बोल सकता हूं ऐसे, देखिए, दीर्घवर्त की किसी भी स्पर्श रेखा पर नाभियों से डाले गए लंबों के पादों का बिंदुपथ, बिंदुपथ क्या होगा? सहायक वर्त। मतलब ये जो लंब अपन यहां से इस पे डालेंगे किसी भी स्पर्श रेखा पर, तो वो कहां रहेंगे बच्चे? सहायक वर्त पे रहेंगे। क्या? अगर आप
नाभि से किसी भी स्पर्श रेखा पर लंब डालेंगे तो वो कहां रहेंगे, सहायक वर्त पे। मतलब उन लंबों के पादों का बिंदु पद क्या हो जाएगा, सहायक वर्त। मतलब वो ये जो लंब का पाद है वो हमेशा सहायक वर्त पे रहता है, इसका मतलब उसका बिंदु पद क्या होगा, सहायक वर्त। काम की बात है। तो मतलब इसी चीज को अपन ऐसे भी बोल सकते हैं। अगर अपने को ये रिजल्ट याद है तो ये भी याद है। हाँ, इसी को और तरीका देखिए, दीर्घवृत्त के किसी भी बिंदु की नाभि त्रिज्या को व्यास मानकर बनाया गया वर्त सहायक वर्त को स्पर्श करता है। तो ये भी उधर भी यही था सेम, कि अगर आप नाभि त्रिज्या इसको व्यास मानकर एक वर्त बनाते हो, किसको, नाभि त्रिज्या को, देखिए ध्यान से, देखो किसी बिंदु की नाभि त्रिज्या, किसी बिंदु की नाभि त्रिज्या, मतलब ये बिंदु था, ये बिंदु P था, इसकी नाभि त्रिज्या ये हुई, ये हुई ना बच्चे नाभि त्रिज्या। ध्यान से सुनो बच्चे, ध्यान से सुनो, किसी बिंदु P की नाभि त्रिज्या ये हुई, ये हुई नाभि त्रिज्या या नाभि दूरी है ना, नाभि त्रिज्या, नाभि त्रिज्या, ये हुई नाभि त्रिज्या किसकी, P की, बिंदु P की नाभि त्रिज्या ये हुई। अगर इसको मैं व्यास मानकर वर्त बनाता हूं तो वो वर्त ऐसा ही जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पे देखो 90 डिग्री कोण बन रहा है, तो समकोण बन रहा है यहां पे। देखो बच्चे, अगर मैं PF को व्यास मान के वर्त बनाता हूं तो ये सहायक वर्त को स्पर्श करेगा। उधर क्या था, अगर नाभि त्रिज्या को व्यास मानकर वर्त बनाते हैं तो वो टीएवी को स्पर्श करता था। और एक गौर से देखो, और ये तीनों सेम टू सेम है बच्चे, तीनों सेम टू सेम है। अगर आप इन तीनों को ध्यान से देखो तो परवलय वाले में जहां टीएवी था वहां यहां पे क्या हो गया, सहायक वर्त हो गया। एग्जैक्ट सेम है बच्चे, अरे एकदम पूरा सेम टू सेम। क्या बात समझते हैं, ये एग्जैक्ट सेम है क्या। एक जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे सबसे ज्यादा बार बच्चे अटकते हैं। अगर आपको भी दीर्घवृत्त के कुछ क्वेश्चंस में डाउट है ना, जाके देख लो, 1-2 में तो पक्का ये लग जाएगा। अरे 1-2 में तो पक्का ये लग जाएगा, जाके अभी देख लो। तो क्या बोल रहे, दीर्घवृत्त की किसी भी स्पर्श रेखा पर नाभियों से डाले गए लंबों का गुणनफल, मतलब ये लंब जो डाला है आपने, इसका अगर मैं P1 नाम दे देता हूं, इसकी दूरी ये P1 है और ये P2 है। क्या बोला मैंने, ये लंब डाले गए लंबों का, ये जो दूरी है इसको मैं बोल देता हूं P1 और ये दूरी है P2। तो लंबों का गुणनफल P1 गुणा P2। देखिए ध्यान से देखिए। अरे ये भाई, अगर ये लेक्चर आप देख रहे हो कोई भी, तो बच्चे अगर आपने आज के लेक्चर से ये भी याद कर लिया ना, तो इस लेक्चर का 45-40 मिनट जो भी है वो आपके लिए बेनिफिट होगा। मैं पक्का फिर से बोल रहा हूं कि देखो, यहां से इस स्पर्श रेखा विलंब डाला, इसका लंबाई है P1, इसका लंबाई है P2, तो P1 गुणा P2 क्या होगा, B²। ध्यान से देखिए, अर्ध लघु x, मतलब यहां पे छोटे वाला है बच्चे, यहां पे a ग्रेटर देन b के लिए लिखा हूं मैं छोटे वाला, अर्ध लघु x जानते ना। अरे भाई, अगर a बड़ा है b छोटा तो ये B² आ जाएगा, अगर a छोटा होता तो यहां A² आ जाता। तो ये 1000% याद कर ले बच्चे। हो सकता है जो तेरे डाउट्स हैं, हो सकता है उसमें 1-2 में यही लग रहा हो। P1 गुणा P2 इक्वल टू B², इसके इतने खतरनाक यूज है। सर क्यों, आपको क्या, मुझे कुछ नहीं बच्चे। मुझे तो जब लोग आते हैं क्वेश्चन लेके, सर ये वाला क्वेश्चन बता दो, तो हंसी आती है कि भाई अगर आपने दीर्घवृत्त पढ़ा और ये नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा आपने, तो फिर आपको पता ही नहीं है कि दीर्घवृत्त का क्वेश्चन कहां से आ रहा है। तो दीर्घवृत्त की किसी भी स्पर्श रेखा पर नाभियों से डाले गए लंबों का गुणनफल अर्ध लघु x लिखा मैंने यहां, मतलब छोटे वाले का स्क्वायर। यहां हमेशा देखो भाई, ये छोटा होगा तो ये आ जाएगा यहां। तो ये स्टेटमेंट है, पक्का याद हो गया तो, याद हो गया, वेरी गुड बच्चे। चलो आगे चलो। हाँ, ये है, यहां पे एक अजब भी चीज अपन सीखेंगे, और ये रिजल्ट भी है, याद नहीं भी रहते भी हैं, पर यहाँ जो प्रूफ है ना, वो एक बहुत ही गजब की चीज है, मतलब आपको मजा आएगा। तो देखो क्या बोल रहे,
दीर्घवृत्त के किसी बिंदु P पर स्पर्श रेखा, दीर्घवृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा दीर्घ अक्ष से लघु अक्ष को T और T पे काटते, मतलब ये दीर्घवृत्त है बच्चे, ये दीर्घवृत्त है ना, ठीक है। थोड़ा और अच्छा बनाए, और अच्छा बन जा भाई, नहीं बन रहा, क्या बात कर रहा है यार, बन जा बच्चे, बोलो इसको अच्छा सा बने, वाह चलो बन गया, अच्छा सा बन गया। ये इसका ये है और ये इसका ये है। अब इसके बिंदु P पर जो आप स्पर्श रेखा लिखोगे, जो आप स्पर्श रेखा लिखोगे उसको तो T और T पे काट ही रही है, लघु अक्ष को T पे और छोटे वाले को T पे, ये T और T पे काटा। और यहाँ पे जो अभिलंब लिखोगे वो इसको N पे काट रहे हैं और इसको N पे काट रहे हैं, जो आपने अभिलंब लिखा, ये अभिलंब है, ये स्पर्श रेखा, ठीक है। तथा अभिलंब N पे काटता है। CF केंद्र C से अभिलंब पर डाला गया लंब है, CF मतलब केंद्र C, इसको C बोला है और इस पे डाला गया लंब है C, ये F है, समझ गए, ये F है। अब अपने को A ग्रेटर देन B या B ग्रेटर देन, दोनों के लिए समान, मतलब इसके लिए हो या इसके लिए हो, दोनों के लिए ये चीजें समान ही है बच्चे, इनमें कोई फर्क नहीं आएगा। क्या ये बात क्लियर है कि चाहे ये वाला हो या वाला हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपन प्रूफ में भी देख लेते हैं, प्रूफ इसलिए मैं बताना चाह रहा हूं। तो ये मुझे करना है PF इंटू PN, P से F इंटू P से N, मतलब P से F इंटू P से N इक्वल टू B स्क्वायर कैसे आया। तो इसके लिए एक बहुत ही सुंदर सी चीज करते हैं, P से F P से N। तो देखो बच्चे मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे एक बहुत ही अच्छा कर रहा हूं, CN को व्यास मानकर एक वर्त बना रहे हैं, CN को व्यास मानकर वर्त, CN देखो C और N, ये CN, इसको व्यास मानकर वर्त बनाएंगे तो ये बच्चे इन तीनों बिंदुओं से जाएगा क्या, बहुत छोटा सा वर्त बन रहा है बच्चे, ये तो बहुत ही छोटा सा वर्त बन रहा है, ध्यान से देख लो। CN को व्यास मानकर, CN को व्यास मानकर वर्त बना रहे हैं अपन, CN को व्यास मानकर वर्त बना रहे हैं, ठीक है। अब CN को व्यास मानकर वर्त बना रहे हो तो बच्चे इसका भाई बिंदु N पता होना जरूरी है, N होना जरूरी है, तो इसलिए अपन क्या करेंगे, अब यहां पे अभिलंब का समीकरण लिखना पड़ेगा। तो इसको मान लेते हैं A cos थीटा B sin थीटा। तो अभिलंब का समीकरण लिखो, सबसे पहले तो अभिलंब का समीकरण आना चाहिए। तो अभिलंब क्या होता है बच्चे, याद है क्या अभिलंब का समीकरण, A स्क्वायर x बाई x1 माइनस बी स्क्वायर वाई बाई वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको मैं लिखता हूं तो इस बिंदु के लिए तो ए एक्स बाई कॉस थीटा माइनस बी वाई बाई साइन थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बिंदु एन लाना है, एन बिंदु के लिए क्या चाहिए, एन बिंदु के लिए आपको क्या चाहिए बच्चे, बिंदु एन के लिए क्या चाहिए, y का मान 0 डाल दो, y का मान 0 डालते ही आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए इंटू कोस थीटा कॉमा 0, ये आ गया। और c मेरे पास है, c मेरे पास है 0 0 है c, तो इस Cn को व्यास मानकर वर्त लिख रहा हूं मैं। क्यों लिख रहा हूं वो अभी समझाऊंगा नहीं, अभी देखो देखो Cn को व्यास मान के, तो ये दो बिंदु है तो इसको व्यास मान के x माइनस 0 इंटू एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए कॉस थीटा प्लस वाई माइनस 0 इंटू वाई माइनस 0, ये आ गया वर्त। x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2, ये वर्त आ गया। अब देखो ध्यान से देखिए बच्चे, अगर आपने कभी लिखा है इस बिंदु से Pn इंटू पी एफ या Pf इंटू Pn, तो Pf इंटू Pn देखिए बच्चे, Pf इंटू Pn इज इक्वल टू Pf इंटू Pn इक्वल टू PT स्क्वायर। कभी कभी किया गया Pf इंटू Pn, अरे वो सर्कल में आप करते थे ना, ये P होता था, ये होता था, ये B, Pa गुणा Pb, Pa गुणा Pb इक्वल टू PT स्क्वायर, या फिर इसको S1 भी लिख देते हैं अपन पावर ऑफ पॉइंट। अरे भाई PT स्क्वायर होता था ना बच्चों, अरे Pa गुणा Pb,
इक्वल टू पी टी स्क्वायर। 10th क्लास का बहुत ही अच्छा पी ए गुणा पी बी इक्वल टू पी टी स्क्वायर, और पी टी क्या होता है रूट एस वन, तो ये आ जाएगा एस वन। तो कुल मिला के ये किसके बराबर हो जाएगा एस वन। एस वन मतलब एस वन क्या होता है, ये वाला पॉइंट उसमें डाल दो, ये वाला पॉइंट उसमें डाल दो, तो ये वाला पॉइंट इसमें डालना है अपने को। तो अब ये सब मिटा रहा हूं मैं, अब सब मिटा रहा हूं मैं, ये जितने भी बनाए मैंने। हाँ, तो पी एफ इंटू पी एन इक्वल टू एस वन, इक्वल टू एस वन। एस वन का मतलब है ये वाला बिंदु इसमें डालो, ये वाला बिंदु इसमें डालो, तो ये वाला बिंदु इसमें डालेंगे तो देखो बच्चे क्या आ रहा है, ए कॉस थीटा कॉमा यहां पे ए कॉस थीटा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए कॉस थीटा, और प्लस का वाई स्क्वायर, देखो ये वाई स्क्वायर है इसमें ये डालो, तो बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है यहां तक बात। अब देखो इसको एलसीएम एलसीएम लो, तो एलसीएम लेने के बाद ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर, ए से ए कट जाएगा और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए बच्चे ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, गौर से देखिएगा बच्चे, यहां लघुत्तम लो, ये कट जाएगा, फिर ये भी कट कटा के ऐसे आ जाएगा, और ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा ओवरऑल, बी स्क्वायर कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा वन, तो ये बी स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो इसमें मैंने कहीं पे भी इस चीज का यूज नहीं किया है कि ए ग्रेटर देन बी है या बी ग्रेटर देन। देखो भाई अभिलंब का समीकरण ऐसे लिखते हो, ये बिंदु ऐसे ही आएगा, सब कुछ ऐसे होगा, तो कहीं इस चीज का यूज ही नहीं हुआ है, इसलिए ये दोनों के लिए, चाहे आपका दीर्घवृत्त ऊपर वाला हो चाहे नीचे वाला हो, ये दोनों के लिए। क्या बात क्लियर है। और ये जो प्रूफ बताया ना, ये मजेदार प्रूफ है, अगर आप सोच पाए कर पाए। और अब देख लो क्या करा था मैंने दिख रहा था ये, इसको व्यास मान के वर्त बनाया, तो ये पी एन इंटू पी एफ इक्वल टू पी टी स्क्वायर, मतलब दैट मीन्स एस वन। एस वन क्या होता है, ये वाला बिंदु इसमें डालना होता है, ये वाला बिंदु इसमें डाला, अपने आप प्रूफ आ गया। अब ऐसे ही तो मुझे इसका प्रूफ बता सकते हो क्या, इसका क्या प्रूफ होगा सर, इसके लिए क्या करेंगे। बिल्कुल बच्चे इसके लिए बताओ। देखिए अब है पी एफ इंटू पी एन, पी से एफ इंटू पी से एन, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इस बार देखो अपन, देखो P से F और P से N ये दोनों बिंदु आने चाहिए उस वर्त में, तो अपन क्या करें, CN को व्यास मानकर वर्त, CN को व्यास मान लो, तो CN को व्यास मानेंगे तो बच्चे CN को व्यास मानेंगे, तो ये वर्त जाएगा ऐसा। ये है CN व्यास। देखो CN को व्यास मानोगे तो ये वर्त बिंदु F से तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो 90 डिग्री है, तो इसलिए CN को व्यास मान के वर्त बनाओगे तो ऐसा बनेगा, आप PF इंटू PN बराबर इसका S1। तो CN व्यास वाला वर्त तो N बिंदु चाहिए आपको, तो ये देखो C तो 0 0 है, और N क्या होगा बच्चे, N क्या होगा इसमें, देखो ये अभिलंब का समीकरण है, ये अभिलंब का समीकरण है, क्या बिंदु N क्या होगा, यहाँ पे x 0 होगा, x का वैल्यू 0 डालते ही y का मान यहां से कितना आ जाएगा, y का मान यहां से कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा माइनस का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई बी साइन थीटा। देखो देखिए बच्चे आ रहा है क्या ये मान, अरे x का मान 0 डालते ही y का मान a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई साइन थीटा, तो ये आ जाएगा। तब CN को व्यास तो x माइनस 0 इंटू एक्स माइनस 0 प्लस वाई माइनस 0 इंटू वाई माइनस 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 ये प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई बी साइन थीटा, तो बस इक्वल टू 0। अब अपने को पता है पी एफ इंटू पी एन क्या होगा, S1 होगा भाई, S1 पी एफ इंटू पी एन इक्वल टू पी टी स्क्वायर दैट इज S1। तो S1 के लिए ये बिंदु इसमें डाल दो, तो ये बिंदु इसमें डालेंगे तो देखो ए स्क्वायर ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां पे जब आप ये P बिंदु डालोगे तो ये तो एक्स स्क्वायर था, तो ए कॉस थीटा स्क्वायर, प्लस यहां पे डालोगे तो ये बी साइन थीटा इंटू बी साइन थीटा प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई बी साइन थीटा, ये आ जाएगा। इसको बी एलसीएम लो, बी एलसीएम लोगे तो क्या होगा, बी से बी कट जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बच्चे, ये तो आ जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ये आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। गौर से देखिएगा तो ये आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर। तो बहुत ही बढ़िया, ये ए स्क्वायर आ गया।
तो अब देखो याद रखना है तो भाई पी एफ इंटू पी एन, पी एफ इंटू पी एन, पी से एफ और पी एन मतलब छोटे, तो ये बी स्क्वायर आएगा क्योंकि ये पास ही है, और ये पी एफ इंटू पी एन, पी एफ इंटू पी एन, तो ये कितना आ जाएगा ए स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो याद रखने वाले रखे जा सकते हैं, बाकी प्रूफ भी बहुत सिंपल सा है, कर भी सकते हो, पर अच्छे से अगर याद रखना ना तो 100% रखना, और नहीं रखना तो भूल जाना, बस प्रूफ टाइप का याद रख सकते हो फिर। तो देखो बच्चे पी एफ दोनों में सेम है, पी से एफ तक का अरे सर एफ क्या है, देखो सी एफ के अंदर सी से अभिलंब पर डाला गया लंब, अभिलंब जो जा रहा था उस पर लंब डाला है वो है, तो फिर तो पी एफ तो ये वाला होगा तो बी स्क्वायर और ये वाला होगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? आगे चलते हैं, ये उसी का ये पार्ट है, तो उसी में देखो ये सब कुछ बनाते हैं, वापस बनाना ही पड़ेगा। ये बिंदु पी पे, इसका यूज उधर तो नहीं आया था, यहां पे आएगा पी टी इंटू एन, एन इंटू यहां से यहां डाला गया था एफ। अब क्या चाहिए पहले को पी एन इंटू पी एन, देखो पी एन, पी से एन इंटू पी से एन, तो बच्चे इस बार क्या करोगे, एक तो आपको चाहिए पी ए कॉस थीटा ए साइन थी बी साइन थीटा, एक तो चाहिए पी एन और एक चाहिए पी एन, तो इस बार क्या करते हैं, इस बार क्या करते हैं पी एन चाहिए पी एन, तो एन एन को व्यास मानकर, एन एन को व्यास मानकर वर्त, देखो एन एन को व्यास मानकर वर्त बनाना, तो एन और एन बिंदु आ चुके थे, ये एन आप निकाल चुके हो और एन भी आप निकाल चुके हो अभिलंब से, तो वर्त आ जाएगा। फिर पी एन इंटू पी एन क्या आएगा, ये एस वन आएगा, मतलब जो वर्त निकालोगे सी एन एन व्यास का वर्त, एन एन व्यास वर्त जो भी निकालोगे उसके लिए क्या आ जाएगा, एस वन आ जाएगा। ठीक है, तो एस वन का वैल्यू आएगा, फिर वो जो वैल्यू आएगा वो किसके बराबर आएगा, पी एफ वन इंटू पी एफ टू। अब पी एफ वन जो यहां से वैल्यू आएगा फिर आप निकालना पी एफ वन इंटू पी एफ, तो ये होता है ए माइनस ई एक्स और ए प्लस ई एक्स, तो इसको तुम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे ना, a माइनस ई ए कॉस थीटा और a प्लस ई ए कॉस थीटा, तो ये बच्चे वो दोनों बराबर ही आ जाएंगे, आराम से बराबर आ जाएंगे, देख सकते हो। और ऐसे ही मुझे ये, अब मैं पूरा नहीं बताऊंगा बच्चे, अरे यार इतना बता दिया और क्या बताऊं, आराम से हो जाएगा अगर अपन करना चाहते हैं तो, और नहीं करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होगा। हाँ, सी एन इंटू सी टी, ये सीधा सी एन इंटू सी टी जी, तो क्या करोगे, एन टी को व्यास मान के, एन टी को व्यास मानकर, एन टी को व्यास मान के वर्त बना लोगे, और फिर उसके लिए सी एन इंटू सी टी क्या हो जाएगा, सी एन इंटू सी टी हो जाएगा एस वन। अब ये सी एन इंटू सी टी, तो एस वन में बिंदु कौन सा डालना है बच्चे, सी, सी 0 0 डालना है भाई, इसमें ये एस वन किससे आएगा, 0 0 से आएगा, तो वो जब आप करोगे तो ये आराम से आ जाएगा, सी एफ वन का आराम से आ जाएगा। अरे एफ वन क्या है, इसका फोकस है ना भी है यार, सर ये वाला करके बता दो, क्या बताएं, पक्का, चलो तो बच्चे एक को बता देते हैं। तो इसलिए देखो एन टी को आसमान के, तो एन बिंदु अपन लाए थे, एन तो मैं वहीं से ले आता हूं, एन तो ये बिंदु था, एन बिंदु अपन ले आते हैं पीछे वाले से, एन बिंदु क्या आया था अपना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ये, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए कॉस थीटा। और अब ये टी लाने के लिए स्पर्श रेखा का समीकरण चाहिए होगा, स्पर्श रेखा बताओ, तो स्पर्श रेखा क्या होती है, टी बराबर 0, तो ए एक्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो एक्स बाई ए कॉस थीटा, स्पर्श रेखा जानते हो ना बच्चे, वाई बाई बी साइन थीटा इक्वल टू 1, तो बच्चे ये एन क्या, टी क्या आ जाएगा, टी देखो यहां से आएगा, टी के लिए यहाँ पे y का मान 0 डाल दो, तो a बाई कॉस थीटा को मान 0, a बाई कॉस थीटा को मान 0, तो ये आ गया। अब अपने को ये एंटी व्यास का वर्त, एंटी व्यास का वर्त, तो एंटी व्यास वर्त, एंटी व्यास वर्त, तो ये क्या आ जाएगा बच्चे, x माइनस एक्स वन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए कॉस थीटा इंटू एक्स माइनस एक्स बाई कॉस थीटा
प्लस वाई माइनस 0 इंटू वाई माइनस 0, ये आ गया। अब अपने को क्या चाहिए इसके लिए, सी एन इंटू सी टी। देखो ये जो वर्त आ गया अपन इसको व्यास मान के जो भी वर्त अपन ने बनाया है, ये वर्त आया है अपना यहां से इस बिंदु से वो टी टी स्क्वायर। तो सी एन इक्वल टू सी टी बराबर एस वन, किस पॉइंट के लिए इस बार, एस वन सी के लिए। अरे बच्चे सी एन इंटू सी टी, तो सी टी यहां से आएगा, इस बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई, मतलब इस बिंदु से 0 0 से। तो इसमें 0 0 डाल दो, इसमें 0 0 डालोगे तो क्या आएगा, 0 डाल दो तो ये आएगा माइनस का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस का ए बाई कॉस थीटा, और वो 0, आगे वाला तो 0 हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए से ए कट जाएगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, क्या बोला, ए से ए कटेगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा, माइनस माइनस तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो अपन जानते हैं बच्चे बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस वन माइनस ई स्क्वायर होता है, 1 माइनस ई स्क्वायर होता है। तो देखिए इस वाले के लिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बच्चे ए ई का होल स्क्वायर। अब ए ई क्या होता है, सी एफ वन, सी एफ वन बोलो या सी एफ टू बोलो, तो ये सी एफ वन का होल स्क्वायर या सी, क्या बात क्लियर है। और अगर ये ऐसे वाला दीर्घवृत्त होता तो भी सेम ही चीजें आती, इसीलिए मैंने इसको इस फॉर्मेट में लिखा है। तो यहाँ पे ए बड़ा बी बड़ा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपन ने इसके लिए सिंप्लीफाई किया, तो ये डी। तो ये जो तरीका है वो आपको थोड़ा सा समझ आया होगा, और नहीं आया तो देखो बच्चे दो तरीके हैं अपने पास, या तो अपन इसको छोड़ दें बिल्कुल भी जो फोर्थ वाला है, पर हो सकता है कोई क्वेश्चन आएगा तो फिर आपसे नहीं होगा, या फिर थोड़ा सा ध्यान में रख लें या प्रूफ को ध्यान में रख लें, जैसा आपका नेचर है। देखो कुछ बच्चे मैं बोलता हूं याद कर लो तो याद कर लेते, कुछ बच्चे कि नहीं अपन प्रोसेस याद करें, कुछ भी करो। अब आप सोच लो अगर ये क्वेश्चन में आता है तो आप कैसे करोगे, ये आप पे मैंने छोड़ा। हाँ आगे वाला चलते हैं। दीर्घवृत्त की दीर्घवृत्त की एक नाभि से आने वाली प्रकाश की किरण दीर्घवृत्त से परावर्तन के पश्चात दूसरी नाभि से गुजरती है। ये बहुत ही गजब की चीज है बच्चे। अगर कोई प्रकाश की किरण एक नाभि से आती है, जैसे मान लो कोई प्रकाश की किरण इसमें घुस गई ऐसे, ये प्रकाश की किरण आ रही थी, ये परावर्तन के पश्चात इससे गुजरेगी, फिर ये यहां से फिर से परावर्तन होगा तो फिर ये यहां से गुजरेगी, मतलब ऐसे चलता ही रहेगा, फिर ये यहां से गुजरेगी। मतलब जो सर्कस में खिलौने नहीं दिखाते अपने को, अरे जो एक लाइट ऐसे किसी के अंदर घूमती रहती है, वैसा सीन ये इसी से होता है। अगर दो नाभियां है ना, तो तुम प्रकाश की किरण को एक नाभि से गुजारो तो वो दूसरी से जाएगी, फिर ये इससे, मतलब ऐसे वो घूमती रहती है। तो वो लाइट बच्चे यहां से होता है। जो खेल दिखाने वाले होते हैं ना वो यहां से दिखाते हैं कि कैसे एक नाभि से आएगी तो दूसरी से जाएगी, फिर से परावर्तन होगा तो ये फिर से इधर आ जाएगी। क्या ये बात क्लियर है? तो ये बच्चे परावर्तन का नियम अपन बोल सकते हैं कि एक नाभि से आएगी तो दूसरी से जाएगी, दूसरी से इससे आई तो फिर इससे जाएगी, ऐसे चलता ही रहेगा। तो पर बहुत ही गजब का चीज है। अब क्यों होता है ये कि अगर एक नाभि से प्रकाश की किरण आ रही है तो परावर्तन के बाद दूसरी नाभि से गुजरेगी। अब ये किरण इस नाभि से आई तो परावर्तन के बाद इससे गई, मतलब ऐसे चलता ही रहेगा, है ना। परवले में थोड़ा अलग था ये सीन। हाँ ये रहा। इसका रीजन क्या है बच्चे? रीजन ये है, दीर्घवृत्त के किसी बिंदु की नाभीय त्रिज्याओं के कोण अर्धक, जैसे ये बिंदु P था, मान लो ये बिंदु P था, तो इसकी नाभीय त्रिज्या होगी PF1 और PF2। तो इस बिंदु के PF1 और PF2 का कोण अर्धक कौन है? इस पे बना अभिलंब। इस बिंदु पे जो अभिलंब है ना बच्चे, वही इसका कोण अर्धक है। तो इस बिंदु पर जो अभिलंब है, ये बिंदु P, ये अभिलंब है, ये क्या है बच्चे? कोण अर्धक है। इसको प्रूव कर सकते हैं अपन। इस बिंदु का जो अभिलंब है ये इन दोनों को बराबर एंगल में बांटता है, तो इसलिए इससे आएगा तो इससे जाएगा। और अगर एक कोण अर्धक अभिलंब है तो दूसरा कोण अर्धक कौन होगी? स्पर्श रेखा। भाई पता है ना, ये तो
जो दो रेखाएं हैं तो दो कोणार्धक होंगे, तो अगर एक कोणार्धक अभिलंब है तो दूसरा कोणार्धक क्या होगा, स्पर्श रेखा। यही लिखा है, बिंदु बी पर बनी स्पर्श रेखा वह अभिलंब होते हैं। मतलब इनके कोणार्धक, ये दो रेखाएं हैं तो इनके कोणार्धक एक तो अभिलंब होगा, एक स्पर्श रेखा होगा, ये इसका रीजन है। अब इस चीज को अपन प्रूफ भी कर सकते हैं बहुत सिंपली, जैसे ये बिंदु ए कोस थीटा साइन थीटा माना, ये आगे, फिर अभिलंब का समीकरण निकाला, वो दोनों से बराबर कौन बनाएगा, दैट्स ऑल। तो आराम से प्रूफ करा सकते हैं, पर कोई फायदा नहीं है, ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए। याद नहीं है कुछ नहीं बटेगा, कुछ भी करते रहो, मंत्र पढ़ो, कुछ पढ़ो, ये याद ही होगा तो काम आएगा, अदरवाइज कोई काम नहीं आएगा। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल। आगे वाला, ये बहुत ही गजब का चीज है यार। दीर्घवृत्त की दो लंबवत स्पर्श रेखाओं के सहायक वर्ग पर बने खंडों के वर्गों का योग नाभि लंबाई के वर्ग के बराबर होता है। तो मैं डायग्राम बना देता हूं इसका। ये दो लंबवत स्पर्श रेखाएं अपन ने बना दी है। इसके बाद अपन क्या करते हैं, ये लंबवत है बच्चे 90 डिग्री है। अब अगर आप, ये F1 है बच्चे, F2 है, ये F1 है, अगर आप इससे इस पे लंब डालेंगे तो ये यहां जाएगा। देखो नाभि से अगर आप इस पे लंब डालेंगे तो ये यहां जाएगा, और अगर आप इस नाभि से इस पे लंब डालेंगे तो ये यहां जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इस नाभि से इस पे लंब डालेंगे तो ये यहां जाएगा बच्चे, और इस नाभि से इस पे लंब डालेंगे, इस नाभि से इस पे लंब डालेंगे तो ये यहां जाएगा। ठीक है, तो अब देखो बच्चे, ये डायग्राम थोड़ा सा अच्छा नहीं है, पर फिर भी अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये जितनी दूरी है उतनी ही दूरी ये है। ये दूरी, क्योंकि ये भी लंब है, ये भी लंब है, तो ये दूरी है उतनी ही ये दूरी है, और ऐसे ये जितनी दूरी है बच्चे वो इतनी दूरी, तो ये दूरियां बराबर है। अब अगर मैं आपको ये बोलूं, इसको कुछ के मान लो, तो देखो ये जो ABCD बोल रहा है, ये A यहां है, B यहां, ठीक है, A यहां है, B यहां है, C यहां है, D यहां, C यहां है, D यहां, तो AB ये है, CD ये है, AB और ये CD, तो ये दूरी भी AB हो गई और ये दूरी भी CD हो गई। तो अब देखो बच्चे, ये तो 90 डिग्री होगा, तो ये 90 डिग्री, तो देखो AB का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, इस वाले में AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल टू F1 F2 का होल स्क्वायर। क्या क्लियर है? AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल टू F1 F2 का होल स्क्वायर। ध्यान से इसको थोड़ा सा अच्छा आपको बनाना पड़ेगा, तभी ये फीलिंग आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल टू F1 F2 का स्क्वायर। क्या बात क्लियर है? तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, दीर्घवृत्त की दो लंबवत स्पर्श रेखाओं के सहायक वर्त पर बने खंडों के वर्गों का योग इसके लंबाई के बराबर होता है। तो ये आप समझ जाएंगे। क्लियर है क्या बच्चे बात? तो चलिए आगे चलते हैं। हाँ, अब कुछ छोटे छोटे चीजें हैं जो अपने को ध्यान में रखना होता है। दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल कई बच्चों को नहीं पता, तो भाई पाई ए बी होता है। दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल पाई ए बी होता है। इसमें अगर b बराबर a डाल दोगे तो क्या आ जाएगा? हाँ, वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर आप a और b को बराबर कर दोगे और उसका वैल्यू r के बराबर डाल दोगे तो देखो पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा PF1 प्लस PF2 इक्वल टू 2a, ये तो याद होगा, दीर्घ अक्ष। PF1 प्लस PF2 इक्वल टू 2a, दीर्घ अक्ष। अगर b बड़ा है तो 2b हो जाएगा। हाँ, आगे, यदि दो दीर्घवृत्तों की उत्केंद्रता समान, देखो ये चीज अच्छी है, कई बार यूज करा जा सकता है। यदि दो दीर्घवृत्तों की उत्केंद्रता समान है तो वो समरूप होते हैं। अगर उत्केंद्रता समान होगी तो वो कैसे होंगे बच्चे? समरूप। जैसे समरूप त्रिभुज होते हैं क्या, वैसे ही। और यदि दो दीर्घवृत्तों की उत्केंद्रता एवं नाभिलंब समान है तो वह सर्वांग सम होंगे, मतलब एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो वो ढक लेंगे। तो ध्यान रखना ये बात, उत्केंद्रता समान है तो समरूप, मतलब उनकी आकृति एक जैसी लगेगी, मतलब एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। अगर नाभिलंब और उत्केंद्रता दोनों समान हो जाए तो सर्वांग सम होंगे। ये चीज अपन ने परवलय के लिए भी देखी थी, याद है आपको? दो परवलय सर्वांग सम कब होते हैं? यस बच्चे, जब उनके नाभिलंब बराबर होते हैं। तो ये बहुत अच्छे, समरूप के लिए उत्केंद्रता समान होना और सर्वांग सम के लिए उत्केंद्रता और नाभिलंब दोनों समान होने चाहिए। लास्ट,
दीर्घवृत्त के नाभिलंब के सिरों पर बनी स्पर्श रेखाएं संगत नियतापात से गुजरेगी। तो एक छोटा सा बिंदु है, देख लेते हैं कि यहां ये नाभि है, इस पे स्पर्श रेखाएं खींचोगे तो वो दोनों कहां मिलेगी बच्चे, नियतापात, ये नियता है। तो ये कहना चाहता है भाई देख लो ये एन पे मिले। तो अगर नाभिलंब के सिरों पे स्पर्श रेखाएं खींचोगे तो वो किस पे मिलेगी बच्चे, नियतापात पे मिलेंगी। वो बात छोटी सी बात बोल रहा है। हाँ आगे, ये दो बिंदु है। अब ये बहुत ही खतरनाक भी है और बहुत कम यूजफुल भी है, कई बार नहीं आते, बाकी पूछ लिया जाए तो क्या करेंगे। तो देखिए बच्चे, पहले मैं बता देता हूं याद रखने के हिसाब से, चक्रीय बिंदु यदि दीर्घवृत्त व वृत्त 4 बिंदुओं पे काटते हैं, अगर दीर्घवृत्त और वृत्त 4 बिंदुओं पे काटे ना तो वो चारों बिंदु चक्रीय होंगे। जिनके 4 बिंदुओं पे काटते हैं तो उन बिंदुओं को चक्रीय बिंदु बोलते हैं। जिनके उत्केंद्र कोण अल्फा बीटा गामा डेल्टा है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा डेल्टा इक्वल टू 2n पाई होगा। क्लियर है क्या? और ऐसे ही सह-अभिलंब बिंदु, इसके बारे में बहुत बात की थी अपन ने परवलय में। सह-अभिलंब बिंदु तो क्या होते हैं, दीर्घवृत्त के समतल में किसी बिंदु से दीर्घवृत्त पर अधिकतम 4 अभिलंब खींचे जा सकते हैं। इन अभिलंब, भाई समतल में ही है बिंदु, ध्यान रखना, इन अभिलंबों के पादों को सह-अभिलंब बिंदु कहते हैं। जहां पे ये अभिलंब मिलेंगे उनको सह-अभिलंब बिंदु। जैसे मान लो ये दीर्घवृत्त है, यहां पे कोई मैंने बिंदु लिया, यहां से अगर 4 अभिलंब खींचे गए तो इनके जो पी क्यू आर एस आएंगे ना, इनको अपन सह-अभिलंब बिंदु बोलते हैं। और यदि इनके उत्केंद्र कोण अल्फा बीटा गामा है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 2n प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई होता है। तो चक्रीय है तो 2n पाई और सह-अभिलंब है तो 2n प्लस 1 पाई। सर कहां से आया? सीधा सा क्वेश्चन है कि सर कहां से आया। और जो एडवांस की तैयारी कर रहे हैं बच्चे बहुत कि नहीं सर मुझे तो सब कुछ चाहिए, तो वो बच्चे इसका प्रूफ करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं बता देता हूं। देखो एक वर्त मान लेना, चक्रीय बिंदु 4 वर्त पे काटते हैं। तो एक तो वर्त मान लेना x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। और इसका और दीर्घवृत्त का प्रतिच्छेद बिंदु चाहिए। तो प्रतिच्छेद बिंदु चाहिए तो दीर्घवृत्त का प्राचलिक बिंदु मान लेना, इसको यहां पे डाल देना। तो ये क्या आ जाएगा, इनका प्रतिच्छेद बिंदु। देखो बच्चे इसको यहां डालते ही ये एक समीकरण बनेगी। अब कुछ साइन थीटा होंगे, कुछ कोस थीटा होंगे, तो वो मतलब अपन निकाल रहे हैं प्रतिच्छेद बिंदु। तो मैंने इसका प्राचलिक बिंदु दीर्घवृत्त का उठा के वर्त में डाल दिया, तो वहां से बिंदु आएंगे। ये समीकरण बनेगा साइन थीटा कोस थीटा में। अब जो समीकरण बनेगा उसको बदल देना टेन थीटा बाई 2 में। अब ये बनेगा टेन थीटा बाई 2 में 4 घात का समीकरण। ये बनेगा बच्चे 4 घात का समीकरण, किसमें, टेन थीटा बाई 2 में। अब फिर आप क्या कर देना, टेन थीटा बाई को टी रख देना, टेन थीटा बाई 2 इक्वल टू टी पुट कर दोगे उसमें। तो उस समीकरण के 4 मूल आ जाएंगे फिर टेन अल्फा बाई 2, टेन बीटा बाई 2, टेन गामा बाई 2 और टेन डेल्टा बाई 2। और आगे आपको पता है अब चार कोणों के इसका टेन अल्फा प्लस टेन बीटा प्लस टेन गामा वो वाला लिखना है आपको। मतलब चारों कोणों के अल्फा प्लस बीटा, मतलब ये वाला सूत्र लगा देना फिर टेन अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 प्लस गामा बाई 2 प्लस डेल्टा बाई 2। अब इसका क्या सूत्र होता है वो तुम सब जानते हो। इसका सूत्र लगाना है और उसमें मान रख देने हैं यहां से, जो भी सम प्रोडक्ट हो समीकरण का यूज, तो उसके बाद ही आएगा। तो अब सोचो कि कितना भयानक होने वाला है। ऐसे ही दूसरे वाले में अभिलंब का समीकरण लिखना, उसको टेन थीटा बाई 2 में बदलना, तो वो भी सेम 4 डिग्री का समीकरण बदलेगा, फिर यही काम उसमें होगा। तो इतना आपको करना पड़ेगा। बाकी याद रखने के हिसाब से 2n पाई चक्रीय और 2n प्लस 1 पाई के लिए सह-अभिलंब। तो ये 2 रिजल्ट है, इनको प्रूफ कर लेना आपकी बहादुरी होगी। और उस एंगल से कि कभी कभी जरूरत पड़े तो यूज करेंगे, तो फिर ध्यान में रख सकते हो। क्या बात क्लियर? तो यहां पे इलिप्स अपना खत्म होता है। और बहुत अच्छे से अगर आपने देखा है ना, अब थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे तो कोई रोक नहीं सकता। अरे किसी में ऐसा नहीं है कि नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छे से कंसेप्ट समझाने की मैंने कोशिश की, काफी अच्छे एग्जांपल्स भी लिए हैं। अब देखो
प्रैक्टिस अपने को रिक्वायर्ड है, तो वो अपने को करना पड़ेगा। क्या तैयार है? पक्का? ओके। अच्छा, शेयर सब्सक्राइब कर रहे हो ना? तो अरे लाइक वाइक कमेंट कर दिया, शेयर कर दिया। आज किसको बताया? सर किसी को नहीं। अरे यार बता सकते हो, तुम्हारे फ्रेंड नहीं है? अरे वो कोचिंग वाले, अरे सर उन, हाँ उसको भी बताओ, उसको पूछो कैसा लगा आपको, तो आपको फिर पता चलेगा कि किस लेवल का कंटेंट है। जिसको आप अपने होशियार मानते हैं उसको एक बार वीडियो सेंड करो, उसको पूछो तो सही ये वाले सर कैसा पढ़ाते हैं। हाँ मजा आएगा आपको। तो ऐसा कर सकते हैं आप। पक्का? अरे सर वो तो भेज के देखो, तो अपने आप वो बताएगा, वो सुनो तुम। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।